हर साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपका साइंस का जो पेपर होगा 12/5/2022 को, उसका पैटर्न किस प्रकार का होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से और किस क्वेश्चन का अंक वार कितना होगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए, जो आपकी ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 को होने वाली है, इसके अंदर जो न्यू पैटर्न आया है, अभी आपका 70% कटौती की गई है आपके सिलेबस में। उस 70% कटौती के करके आपका जो पैटर्न आएगा 70% कटौती के बाद वो देखिए किस प्रकार का होगा। इसमें खंड 3 होंगे, खंड ए, बी और सी। खंड 3 होंगे, खंड ए, बी, सी। खंड ए के अंदर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवे सेधे वाले 15 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इस प्रकार 15 नंबर के पूछे जाएंगे। दूसरा पूछा जाएगा आपसे दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला, और ये रिक्त स्थान पूछे जाएंगे 8, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 अंक का। इस प्रकार 8 अंक के पूछे जाएंगे। दूसरा आएगा आपसे, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सत्य असत्य वाला, और सत्य असत्य पूछे जाएंगे आपसे 7, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इस प्रकार 7 अंक के हो जाएंगे। और अगला पूछा जाएगा चौथा आपसे मिलान वाला, और ये प्रश्न होंगे मिलान वाले 5, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इस प्रकार ये 5 अंक का हो जाएगा। और जो आपके क्वेश्चन होंगे, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 शब्द में उनका उत्तर देना है, और जो कितने अंक के होंगे, 5 अंक के हो जाएंगे। खंड ए में ये पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव, दूसरा पूछा जाएगा रिक्त स्थान 8, फिर पूछा जाएगा आपसे सत्य असत्य 7 क्वेश्चन होंगे, फिर पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन मिलान वाले, और फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 1 शब्द में उत्तर देना है उनका। इस प्रकार से अब बात आती है खंड बे की। खंड बे के अंदर बी में क्या पूछा जाएगा आपसे? खंड बी के अंदर 10 से 17 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, सीरियल नंबर यही होगा, बिल्कुल सेम सीरियल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। इस प्रकार खंड बी कितने का होगा? 24 अंक का। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और खंड सी में जो पूछा जाएगा खंड से, ये खंड बे हो गया। खंड से जो वाला पार्ट होगा, से वाले पार्ट में, इसमें पूछे जाएंगे आपसे, ये 17 तक हो गए 3 नंबर के, 18 से 21 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे निबंधात्मक, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। इस प्रकार 16 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और 4 निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक 4 अंक का होगा। इस प्रकार जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा जो पूरा, वो 80 अंक का होगा। कितने का होगा? 80 अंक का होगा। तो आप ध्यान रखना है, कितने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे, 8 रिक्त स्थान पूछे जाने हैं, 7 सत्य असत्य क्वेश्चन आएंगे, और 5 मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे, और 5 प्रश्न आपसे 1 शब्द में उत्तर देने हैं, वो आएंगे। तो इस प्रकार ये टोटल कितने हो रहे हैं? 40 अंक का। खंड ए होगा आपका 40 अंक का, और खंड बी और सी होगा आपका टोटल, ये भी 40 अंक का। अब देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र है, कक्षा 8 का, विषय विज्ञान है आपकी, और समय कितना होगा? 2.5 घंटे समय होगा इसका, 2.5 घंटे, और पूर्णांक होगा 80 नंबर। अब देखिए खंड ए के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे खंड ए के अंदर, जो आपको 15 क्वेश्चन होंगे, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे प्रश्न। अब देखिए, ये आपको पहला उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण है, मूंगफली, सरसों, अलसी, गेहूं। इसका मैंने आपको वीडियो भी बनाया है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला। नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा मूंगफली। इसका राइट आंसर क्या है? मूंगफली। खरीफ फसल का उदाहरण है। दूसरा है, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टर, जो हार्वेस्टर यंत्र है उसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा फसल कटाई में। हार्वेस्टर आपको पढ़ाया था, थ्रेसिंग हार्वेस्टर कंबाइन मशीन आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन हो गए अपने ऑब्जेक्टिव। पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं कहलाता है जलमंडल, भूमंडल, जैवमंडल, नभमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा
जैव मंडल। क्या होगा? जैव मंडल। थर्ड क्वेश्चन है अभी 3 क्वेश्चन हुए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जैव मंडल। अगला है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, क्यों छिड़का जाता है? ये घर्षण वाले पार्ट से पूछा गया है। पाउडर छिड़कने से घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे स्टिकर क्या होगा? अधिक तेज गति से दौड़ेगा। किस लिए छिड़का जाता है? घर्षण कम करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए, घर्षण वाले पार्ट से पूछा गया है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन की परत होती है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, और टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। देखिए इसका राइट आंसर होगा बे। क्या होगा? बे। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, वह है, आपको पता है कौन सी? प्राणवायु कहा जाता है जिसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन अधातु है, लेकिन प्राणवायु है, इसके बिना जीवन कुछ नहीं है, निरर्थक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत का क्षरण करने वाला कारक है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका होगा राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको पूछा जाता है, CFC भी बोल देते हैं शॉर्ट में इसको। फिर आता है फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है फलीदार। आपको एक आगे आएगा राइजोबियम एजोटोबैक्टर जीवाणु है, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला है 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु है, आपको ये पहचानना है। लोहा धातु है, सल्फर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बे, और बाकी की सभी धातु हैं, सल्फर गंधक अधातु है। ठीक है, इसका राइट आंसर बे ऑप्शन है। अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा विनाशकारी या भूकंप आया था, बहुत बड़ा विनाशकारी था, वह क्षेत्र है, सबको पता होगा। देखिए गुजरात के भुज में। इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात के भुज में बहुत जनहानि हुई थी, बहुत क्षति हुई थी, 26 जनवरी 2001 को आया था, जो इसका राइट आंसर से है। अगला है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है ये बीज, खाद, कीटनाशी, जल। पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए जब कमी आ जाती है तो क्या डालते हैं जमीन में हम? खाद। राइट आंसर। खरपतवार हटाना कहलाता है। खरपतवार को किस विधि से हटाते हैं? इसका राइट आंसर होगा निराई। अगला है, सक्रिय धातु जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है, वह है फॉस्फोरस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एक धातु है जिसको जल में रखा जाता है, सोडियम, कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, सोडियम धातु, और ये अधातु है फॉस्फोरस। अगला है, सबसे अच्छे किस्म का कोयला है, ये आपको बताया गया है कोयला और पेट्रोलियम में, नहीं देखा है तो देख लेना। ये एंथ्रासाइट कोयला 4 प्रकार का होता है, पीट सबसे घटिया किस्म का होता है और एंथ्रासाइट सबसे अच्छे किस्म का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 97 से 98% होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है रिक्त स्थान वाला, रिक्त स्थान छाट कर लिखने हैं। देखिए इसमें से तारों का ऐसा समूह जो कोई एक पैटर्न बनाता है कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारा मंडल। क्या हो जाएगा? तारा मंडल। सौर परिवार में आपने पढ़ा होगा, तारों का ऐसा समूह जो कोई पैटर्न बनाता है क्या कहलाता है? तारामंडल। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को कहते हैं आवर्त काल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त काल। तीसरा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के कारण। इसको मौसम भी कह सकते हैं, मौसम परिवर्तन के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण। अगला
फोर्थ क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान आता है आपका, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके गैस बनाती हैं। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन। धातु अधातु पाठ से पूछा गया है ये। अगला नेक्स्ट आता है आपका जो रिक्त स्थान होगा तथा जीवाश्म ईंधन है, इसमें आ जाएगा कोयला और पेट्रोल। कोयला और पेट्रोल ये कैसे हैं? जीवाश्म, सजीवों से प्राप्त होने वाले ईंधन हैं कोयला और पेट्रोल, ये जीवाश्म ईंधन कहलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट अगला रिक्त स्थान है टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण। ये एक शब्द में प्रश्न भी पूछ सकता है, रिक्त स्थान की अलावा एक शब्द में भी पूछ सकता है आपसे। तो इसका आंसर होगा कायांतरण। क्या है? कायांतरण। एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। किण्वन, आपको ध्यान आया हो तो किण्वन की क्रिया फर्मेंटेशन वो किस के कारण होती है? ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। अगला है एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? क्या बच गया अब आपके पास? एक ही बच गया है इसका आंसर, फसल। क्या कहते हैं? फसल। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन हो गए, रिक्त स्थान वाले हो गए। 8 रिक्त स्थान दिए होंगे और प्रत्येक रिक्त स्थान कितने अंक का है? 1 अंक का है। प्रत्येक रिक्त स्थान कितने अंक का है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सही ट्रू फॉल्स वाला है। कोयले को खींच करके तारें प्राप्त की जा सकती हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि कोयला क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। और अधातुओं में खींचने का, तार में बदलने का गुण नहीं पाया जाता। ये क्या है? फॉल्स। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? कभी नहीं। पेड़ पौधे कभी प्रयोगशाला में नहीं बन सकते। गोबर की खाद कभी प्रयोगशाला में नहीं बन सकती, गोबर। अब ये भी क्या है? फॉल्स। दूसरा, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। ये बिल्कुल राइट है। और बाह्य निषेचन मादा के शरीर के अंदर, शरीर से बाहर होता है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं? गलत। क्या कहा जाता है? शोर। ये भी क्या है? फॉल्स है। हमारे कानों को जो ध्वनि अप्रिय लगती है। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? सजातीय समान आवेश नहीं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये भी गलत। अगला है छठा, इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। ये बिल्कुल राइट है। ये कृत्रिम उपग्रह है, मानव निर्मित उपग्रह है। ये ट्रू है। इसका क्या आएगा? ट्रू। अगला है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। बिल्कुल सही है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये क्या है? ट्रू क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से रिक्त स्थान क्या आ जाएंगे। अब है मिलान वाला। क्या है? मिलान। आपको मिलान करना है। रबी फसल राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है। खरीफ फसल कौन कौन सी है? एक विषाणु। अब आपको मिलान करने हैं। देखिए इस तरह से दिया होगा मिलान वाला क्वेश्चन। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। इसको मिलाना है आपको एक दूसरे से। इसको क्या करना है? मिलाना है। देखिए रबी फसल कौन कौन सी हैं? रबी फसलें आपकी गेहूं, चना, सरसों। राइजोबियम जो आपको बता रहा था, एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस भी एक जीवाणु है जो दूध को किस में बदल देता है? दही में। ये डी। खरीफ फसल है धान, मक्का। और एक विषाणु क्या है? एड्स, एक वायरस है। एड्स क्या है? ये एक विषाणु से होने वाला रोग है एड्स, जो HIV वायरस के कारण हो जाता है। इस प्रकार आपसे मिलान करना है। कितने क्वेश्चन हैं? 5। और प्रत्येक आपका एक मिलान सही है तो 1 अंक, अगर 5 सही है तो 5 अंक मिलेंगे आपको इसमें से। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन हो गया मिलान वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या करना है? एक शब्द में दीजिए। मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? हालांकि ये रिपीट हो गया है, ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया है। मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। विश्व ग्लोबल वार्मिंग, आप जानते हो ग्लोबल विश्व उष्णन, विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ध्यान रखना कौन सी गैस है? कार्बन डाइ। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग होती है 20 सेंटीमीटर, 20 mm, और महिलाओं के 15 mm। नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं कोल तार से। किससे बनाई जाती हैं? कोल। इसमें ये 7वां क्वेश्चन है, पुरुषों के वाक तंतुओं की 20 mm
और महिलाओं के 15 mm। ध्यान रखना है आपको। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग जितने वृक्षों की कटाई, कितने वृक्षों को काटते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ ले। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हमको 17 वृक्षों को काटना पड़ता है, इसलिए हमको कागज का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब चालू होता है हमारा भाग बे। देखो, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, अच्छा क्वेश्चन है आपका, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में से पूछा गया है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और ये 3 नंबर का है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, ये अंतर याद रखो बस खाली। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर पिघल जाती है, बस। विकृत का मतलब आकार बदल लीजिए, और सरलता पूर्वक मुड़ जाती है। थर्मोप्लास्टिक की बात आती है तो दिमाग में एक याद रखना, गुरुजी ने बात बताई थी कि ये गर्म करने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। और इसका उदाहरण है पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और पॉलीथीन, पॉलीथीन बोलते हैं जिसको, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मुड़ जाता है, पिघल जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें ये याद रखनी है, एक बार सांचे में ढल गया सो ढल गया, गर्म करने पर पिघलता नहीं है। ऐसे प्लास्टिक जो एक बार सांचे में डाल दिया जाता है, उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक हैं जो आपने देगची वगैरह के जो हैंडल होते हैं उन पर लगा रहता है। इसका उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन। एक बार सांचे में डालने के बाद इसको दोबारा से पिघलाया नहीं जा सकता, और थर्मोप्लास्टिक को पिघलाया जा सकता है, और थर्मोसेटिंग को पिघलाया नहीं जा सकता। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर का, और उदाहरण भी आपको दे दिए हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। धातु अधातु में कितने अंतर लिखने हैं? 3। देखिए, धातु अधातु में, धातुएं कठोर और चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं? धातुएं कठोर और चमकीली। अधातु कठोर और चमकीली नहीं होती, अधातु में कठोर और चमकीली नहीं होती। लेकिन एक अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन अधातु है, लेकिन फिर भी कैसी होती है? चमकीली। ध्यान रखना है आपको। ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं। जैसे लोहे की बात करें, सोना है, चांदी है। अब दूसरा है, धातुओं में आघात वर्णनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में आघात वर्णनीयता का गुण नहीं पाया जाता। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, आघात वर्णनीयता किसे कहते हैं? धातुओं को पीट पीट करके पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। धातुओं को पीट पीट करके पतली चादर बनाना क्या कहलाता है? आघात वर्णनीयता कहलाता है। ध्यान रखना, यह भी पूछा जाता है। तो धातुओं में ही गुण पाया जाता है आघात वर्णनीयता का, अधातुओं में नहीं पाया जाता। अधातुओं को पतली चादर में नहीं ढाला जाए। अगला तीसरा, धातुओं में तन्यता। तन्यता का मतलब धातुओं को खींच करके तार के रूप में ढाला जा सकता है, लेकिन अधातुओं को खींच करके तार के रूप में ढाला नहीं जा सकता। तन्यता, प्रश्न बन सकता है, तन्यता किसे कहते हैं? कि धातुओं को खींच करके पतले तार के रूप में ढाला जा सकता है, जिसे तन्यता कहा जाता है। सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। कौन सी होती है? सोना। चौथा आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? ध्वनिक बोलते हैं, ध्वनिक बोल देते हैं। धातुएं किसी कठोर सतह से टकरा करके आवाज उत्पन्न करती हैं, ध्वनिक, ध्वनिक, लेकिन अधातु उत्पन्न नहीं करती। इसीलिए स्कूल की घंटी धातु की बनाई जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि धातुएं आवाज करती हैं किसी वस्तु से टकराने पर, लेकिन अधातु आवाज नहीं करती, इसलिए स्कूल की घंटी धातु की बनाई जाती है। ये आप बता सकते हो। धातु अधातु का क्वेश्चन आता है तो ये दोनों में अंतर कर सकते हो। धातुएं चमकीली होती हैं, अधातु नहीं होती। धातुओं आघात वर्णनीयता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता। धातुएं तन्य होती हैं, अधातु तन्य नहीं होती। धातुओं में सोनोरस का गुण पाया जाता है, धातुओं में नहीं पाया जाता। इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। कीलदार, आपने देखा होगा जूते चप्पल में नीचे कंगूरे बने होते हैं। ये कीलदार जूते सतह से पकड़ बनाते हैं, जिससे आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इससे घर्षण में वृद्धि होती है। ये क्यों किया जाता है? चित्र की सहायता से इसे करने की विधि की व्याख्या कीजिए। देखिए, विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। और ये किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा कार्य किया जाता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित मतलब चढ़ाना क्या कहलाता है? ये चमक उत्पन्न करने के लिए। ये किस कारण से किया जाता है? मूल धातु को संचालन से बचाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए, खरोंचों से बचाने के लिए। तो विद्युत लेपन की परिभाषा याद रखोगे, किसी वांछित धातु की परत चढ़ाना, किसी धातु पर, किसी पदार्थ पर या किसी धातु पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाना।
आकर्षक दिखाने के लिए, खरोंचों से बचाने के लिए, इस कारण से विद्युत लेपन किया जाता है। अब देखिए इसकी विधि आती है कि किस प्रकार विद्युत लेपन का कार्य किया जाता है। विद्युत लेपन आपने देखा होगा, घड़ी आती है गोल्डन कलर की, उन पर पॉलिश की हुई होती है, विद्युत लेपन से ही करते हैं। अब देखिए विधि किस प्रकार से करते हैं। इसमें विद्युत लेपन की विधि क्या है, इसमें किस प्रकार से, जिस पर लेपन करना है उसे ऋण ध्रुव पर रखा जाता है। जिस पर लेपन करना है क्या रखा जाता है, ऋण ध्रुव पर, और जिसका लेपन करना है उसको क्या, धन टर्मिनल पर जोड़ा जाता है। और विद्युत अपघट्य का लेपन वाले धातु का लवण विलयन लेते हैं, और जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एक पतली परत धन ध्रुव वाले धातु की ऋण ध्रुव पर रखी वस्तु पर जमा हो जाती है। अब देखिए डायग्राम दिखा रखा है। अब इस पर आपको पॉलिश करनी है तो इसको किस पर जोड़ा, ऋण टर्मिनल पर जोड़ दिया। ये एक बैटरी है और ये किसकी परत चढ़ानी है, कॉपर धातु की एक छड़ है जिसको ऋण टर्मिनल पर जोड़ा है, और कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया है CuSO4 का। जब इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, जो इस छड़ में से जो कॉपर आयन थे तो विलयन से होते हुए कहां जमा हो जाएंगे, ऋण टर्मिनल पर जमा हो जाएंगे, और इसके ऊपर एक जो आपको ये परत दिखा रखी है, परत चढ़ जाएगी कॉपर की। अब दूसरी धातुओं के साथ भी कर सकते हैं हम इसको। तो क्या किया हमने, जिस पर लेप करना है उसको ऋण टर्मिनल पर रखते हैं, और जिसका करना है उसको धन टर्मिनल पर जोड़ देते हैं, और इनके साथ एक बैटरी जुड़ी हुई होती है, और एक पात्र में क्या लेते हैं, लवण विलयन लेते हैं। लवण का विलयन जैसे कॉपर सल्फेट का लिया हमने, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे। देखिए भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं हम। यदि देखो दो कंडीशन है इसमें, यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे, पृथ्वी का कंपन करना क्या कहलाता है, भूकंप। किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। दूसरा, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आपको क्षति पहुंचा सकती हैं या आप पर गिर सकती हैं यदि आप घर के अंदर हैं तो। अगला, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से ढक लें। ये कर सकते हो आप घर के अंदर। यदि आप घर के अंदर हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें झटके रुकने तक, भूकंप रुकने तक। भारी वस्तुओं से दूर रहें क्योंकि आपके ऊपर गिर के आपको चोट पहुंचा सकती हैं। बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं बिस्तर से। ऐसा करके आप घर के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। अगला, यदि आप घर से बाहर हैं तो आप क्या करोगे। यदि आप घर से बाहर हैं तो आपको क्या करना है, देखिए भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से हमें दूर रहना चाहिए। दूर रहें, कभी भी टूट के आपके ऊपर वृक्ष गिर सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, तार टूट के गिर सकता है। और ऐसी जगह आप हैं तो वहां से खुले स्थान पर चले जाएं और या धरती पर लेट जाएं, खुली जगह पर। अगला, यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें और ड्राइवर से कहें कि वो किसी खुले स्थान पर उसको धीरे धीरे खुले स्थान पर उसको ले जाएं यदि आप घर से बाहर हैं तो। और जब तक भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। ऐसा करके आप भूकंप से आप बच सकते हो इस प्रकार करने से। ये क्वेश्चन भी आपका कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका ये। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। आपसे पूछ सकता है सौर परिवार का नामांकित चित्र। देखिए सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, ये चित्र है। ये सूर्य, क्या है, सूर्य। सूर्य के जो पिंड चक्कर लगा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह। और कितने हैं, 8 हैं। कितने ग्रह हैं टोटल सौर परिवार में, 8 ग्रह हैं। ये तो आप बता सकते हो सौर परिवार में कितने ग्रह हमारे, 8। और जो सूर्य के निकट के ग्रह हैं, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति, ये सूर्य के निकट के ग्रह हैं। और जैसे शनि, अरुण, वरुण, ये बाहरी ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है इनको।
देखिए कितने ग्रह हैं? 8। और जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ग्रह हैं आंतरिक। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह हैं बाह्य। ये पृथ्वी, ये सूर्य के अधिक निकट हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये दूर हैं, इसलिए इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह हैं। और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे पिंड आते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये सौर परिवार का आप डायग्राम बना सकते हो। बीच में सूर्य है, इसके इस प्रकार से क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से आप बता सकते हो। देखिए दूसरा, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति क्रम से, छठा है शनि, सातवां है अरुण और आठवां है वरुण। इस प्रकार कितने ग्रह हैं सौर परिवार में? 8 ग्रह। ये चित्र पूछ सकता है आपसे, तो आप इस प्रकार चित्र बना दोगे। और ये भी प्रश्न बन सकता है इसमें आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं, क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, CNG और LPG के ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? देखिए CNG और LPG के लाभ। पहला तो यही पूछा जा सकता है आपसे, CNG और LPG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बोला जा सकता है इसको। ये क्या लाभ है? एक तो ये प्रदूषण नहीं फैलाते, प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, ऊष्मीय मान अधिक होता है, अपशिष्ट नहीं बचता है, अपशिष्ट नहीं बचता है इससे। और इसका संग्रहण में आसानी रहती है, इस कारण ये अच्छे हैं। फिर आता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपसे ये प्रश्न नर जनन तंत्र का भी पूछ सकता है। मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं? देखिए अंडाशय, गर्भाशय, 2 अंडाशय होते हैं, एक अंडाशय, ये गर्भाशय है, ये योनि, ये अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है, ये गर्भाशय वाला भाग है, ये ग्रीवा वाला भाग है। तो इस प्रकार हम ये डायग्राम बना देंगे मादा जनन तंत्र का, ठीक है। अब आता है हमारा खंड से, खंड से है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 4 नंबर का। खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? मैं आपको पहले भी बोला था, अगर हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, उसमें आपको समझा रखा है खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है और इसकी यांत्रिक विधि से कैसे निकाला जाता है, रासायनिक विधि से कैसे निकाला जाता है। देखिए खरपतवार हमारी मुख्य फसल के साथ जब अनावश्यक अनावांछित पौधे उगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। निराई गुड़ाई करके इसका नियंत्रण रासायनिक विधि 2,4-D से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। फिर है देखो दूसरा अथवा क्वेश्चन होगा, सिंचाई किसे कहते हैं? समय अंतराल के बाद जल देना पौधों को सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन मैंने आपको उस पहले पार्ट के फसल उत्पादन वाले में अच्छे से समझा रखा है। इसको ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ये 2 विधियां हैं जल को बचाने की। वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में जरूर मिलेगा आपको निबंधात्मक क्वेश्चन। इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, या तो खरपतवार वाला कर लो या सिंचाई वाला, जो आपको आता हो अच्छे से उसको आप कर सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 4 का। अब अगला आता है वनोन्मूलन किसे कहते हैं? इसके कारणों का वर्णन कीजिए। वनोन्मूलन से हमें क्या हानियां हैं? वनोन्मूलन, वनोन्मूलन किसे कहते हैं? वनों का नष्ट होना क्या कहलाता है? वनों उन्मूलन कहलाता है। अब आप बता सकते हो वनों के नष्ट होने से क्या हो रहा है? प्रकृति उजड़ रही है, वातावरण बदल रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, चक्रवात, आंधी, तूफान, हमेशा ऐसी आपदाओं का खतरा बना रहता है वनों उन्मूलन से। और किसके कारण हो रहा है? जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, फर्नीचर के लिए, उद्योग धंधों के लिए, आवास के लिए, किन्हीं कारणों से वनों को नष्ट किया जा रहा है। जो खेती के लिए खेत बनाए जा रहे हैं, वनों को काट काट करके इनकी संख्या सीमित होती जा रही है, जिसके कारण जैव विविधता रेड डाटा पुस्तक क्या है जिसमें संकटापन, देखो अथवा में इसका क्वेश्चन है संकटापन, प्रजातियों को जिसमें रखा जाता है उसे रेड डाटा पुस्तक। ये पेड़ पौधे
और प्राणियों के लिए अलग अलग होती हैं। कि 2 संकटापन जातियों के नाम लिखिए। आप बता सकते हो, जैसे जंगली भैंसा है, बारहसिंगा है, सफ़ेद हाथी है, ये संकटापन जातियां हैं। ये रेड डाटा पुस्तक है संकटापन जातियों को जिसमें रखा जाता है। संकटापन का मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको संरक्षित नहीं किया गया तो एक दिन वो समाप्त हो जाएंगी। अब आता है अगला क्वेश्चन, यह ध्वनि वाले पार्ट से पूछा गया है। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। देखिए 500 कंपन प्रति सेकंड, 500 कंपन, ये क्या दे रखे इसकी आवृत्ति। तो आवर्त काल कितना है? मानव कान की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन है। देखिए कान की, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आवृत्ति कितनी दे रखी है? आवृत्ति दे रखी है हमको 500, और क्या पूछ रहा है? आवर्तकाल। तो देखिए आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 1/आवृत्ति, ये होता है 1/आवृत्ति। तो 1/ जब 500 करेंगे, भाग देंगे, तो इसका उत्तर आएगा 0.002 सेकंड, ये आ जाएगा। तो इसका आवर्तकाल कितना आ जाएगा? 0.002 सेकंड। कान का चित्र आप बना सकते हो। कान के कितने पार्ट होते हैं, किस भाग को क्या कहा जाता है, ये आपको ध्वनि वाले पार्ट में दे रखा है। एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि इसी ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और आपको ये बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता किसमें होती है? ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, एक जार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जार। और इसमें एक विद्युत घंटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ये मान लो ये घंटी है, विद्युत घंटी है। और एक इसमें निर्वात पंप लगा देते हैं, और इस विद्युत घंटी को तारों से जोड़ दिया। और निर्वात पंप की सहायता से क्या निकाल देंगे? अंदर की वायु निकाल देंगे। वायु, अब कोई माध्यम नहीं, अब वायु निकाल देंगे। और जब घंटी को बजाते हैं तो देखते हैं तो बाहर आवाज़ ही नहीं आती है। और जब वायु निकालने से पहले जब घंटी को बजाते हैं तो बाहर आवाज़ सुनाई देती है। क्यों? अब निर्वात पंप से वायु को बाहर निकाल दिया, निर्वात का मतलब वायु रहित कर दिया, तो अंदर कोई माध्यम नहीं है, तो इस कारण ध्वनि का संचरण नहीं हो। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। जल को प्रदूषण, जल के अंदर अनावश्यक कारकों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। आपको पता है जल प्रदूषण, गंदा जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और जल प्रदूषण के कारण, और आपको पता है आज के समय में जल की एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है, पीने योग्य जल बहुत कम रह गया है। फिर अथवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। देखिए बड़े बड़े जो विकसित शहर हैं उनमें तो वायु इतनी प्रदूषित हो गई है, वहाँ सांस लेना भी दुष्कर हो रहा है। दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहरों में तो वायु के अंदर अनावश्यक पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा इसमें, तो और बिल्कुल पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।